हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। सो आज का वीडियो है इंफ्रा न्यूज़ का 6.65 बिलियन एप्पल इन्वेस्टमेंट्स, जियो इन जापान, इसरो स्पेस शटल एंड मोनोरेल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इंफ्रा न्यूज़। ये काफ़ी चीज़ें डालते हैं एक ही सेगमेंट में, तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और नोटिफिकेशन आइकन को मत भूलिए जिससे आपको पता लगे जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर है रोहतांग से, जहां पर अटल टनल के बाद में एक और बहुत ही बढ़िया ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट इस इलाके को मिलने वाला है, जो है एक रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका कंसेप्चुअलाइजेशन कुछ समय पहले हो चुका था और अभी इसके काम को फास्ट ट्रैक पेस पर डाल दिया गया है। दोस्तों ये एक 8.1 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा, जो हमारे देश का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे सिस्टम होगा। दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि 2024 तक इसका वो काम समाप्त कर देंगे और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और लोकल लोगों को इस रोपवे का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज दे दी थी कि ज़ुरिक आईजी और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में अग्रीमेंट साइन होने वाला है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें फेज 1 इंक्लूडेड था और आज के दिन ये अग्रीमेंट साइन हो गया है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और अनाउंसमेंट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉडी ने की है कि इनिशियली फेज 1 में जो रनवे बनेगा इस एयरपोर्ट के लिए, वहां से 90% डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ही ऑपरेशन होगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इनिशियली कुछ सालों तक यहां से रेयरली चलाई जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पहला भाग बनेगा वो काइंड ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरह बनेगा। आगे फ्यूचर में कुछ सालों बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ज्यादा पैमाने पर उड़ने लगेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर जितने भी स्ट्रीट लाइट्स जम्मू एंड कश्मीर में है उन्हें 70% एलईडीफाई कर दिया गया है। दोस्तों ये काम जो है वो इस साल जनवरी में ही शुरू हुआ था और दोस्तों कोविड के समय लॉकडाउन का पीरियड होने के बावजूद 70% आज जितने कश्मीर में स्ट्रीट लाइट्स और पब्लिक स्पेसेस में लाइटिंग है उसे गवर्नमेंट ने एलईडीफाई कर दिया। इसके कारण एनर्जी की बचत के साथ साथ एक बेटर लॉन्ग लास्टिंग तरीके की स्ट्रीट लाइटिंग यहाँ के लोगों को अवेलेबल हो गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते जो आ रही है मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से। तो दोस्तों यहाँ पर एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए यहाँ की मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है कि अभी से संजय गांधी नेशनल पार्क में कानेरी केव्स के लिए कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। दोस्तों कानेरी केव जो है वो मुंबई के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स है और यहाँ पर अराउंड 50 to 70 लाख रुपीस का रेवेन्यू संजय गांधी नेशनल पार्क जनरेट करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स को अंदर अलाउ करने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि इस चीज को वो कंप्लीटली बंद कर देंगे और इसके बदले में टोटल 16 इलेक्ट्रिक बसेस का इंतजाम वो करने वाले हैं और इसके कारण आगे जब भी कोई इस पार्क में जाएगा वो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स लेकर पार्क के अंदर नहीं जा सकता और उन्हें अपनी गाड़ी पार्क करके जो है इलेक्ट्रिक बसेस के जरिए ट्रैवल करना पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर आ रही है हमारे आईएसआरओ के आने वाले अचीवमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों आरएलवी या रियूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारे इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा एक ऐसा लॉन्च व्हीकल, एक आप कह सकते हो स्पेस शटल जो यूएस के पास है उसकी तरह सिमिलर एक व्हीकल है, जिसके जरिए हम पेलोड्स और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजकर वापस भी सेम व्हीकल के जरिए ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है कि दिसंबर 2020 यानी इस साल के अंत तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट ली जाएगी। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं सारे टेस्ट सक्सेसफुल होंगे और इसके बाद में इंडियन स्पेस एजेंसी दुनिया के उनको चुनिंदा स्पेस एजेंसीज में काउंट होगी जिनके पास रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है बेंगलुरु से। तो दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु सबअर्बन नेटवर्क जो 148 किलोमीटर लंबा लोकल ट्रेन का नेटवर्क है, इसके लिए पिछले कई सालों से आप कह सकते हो पिछले कई दशकों से लोगों की डिमांड थी और 2 साल पहले इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली काम शुरू हुआ था और फाइनली बैंगलोर के लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों ये आप कह सकते हो फिजिबिलिटी और डीपीआर के बाद का फाइनल अप्रूवल था और इसके बाद में सिविल वर्क के लिए टेंडर्स जारी करने की परमिशन यहाँ की अथॉरिटी के पास अभी आ चुकी है। इसके कारण अब ये उम्मीद कर सकते हो कि बेंगलुरु में जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होगा एक सबअर्बन रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए और लोकल ट्रेन यहाँ के लोगों को सर्व करेगी फ्यूचर में कम्यूट करने के लिए। बढ़ते दोस्तों की खबर की तरफ जा रही है फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को हरियाणा में 140 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई है अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाने के लिए। तो दोस्तों देश में बढ़ती ई कॉमर्स इंडस्ट्री के कारण कई सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स जायंट्स अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स के नंबर्स बहुत तेज से बढ़ा रहे और फ्लिपकार्ट इसमें से एक हरियाणा में भी जनरेट कर रहा है, जिसके जरिए अराउंड 5000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है मनाली लेह हाईवे से, जिस पर अब तक का सबसे लंबा पुल इनॉग्रेट कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों ये पुल का नाम बरसी ब्रिज रखा गया है और ये श्योक रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। इस ब्रिज की लेंथ 360 किलोमीटर है और ये ना सिर्फ कम्यूट बल्कि स्ट्रैटेजिकली हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हमारी आर्मी के लिए
एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। तो तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया और कितने ज्यादा डेसोलेटेड लोकेशन पे ये बनाया था। अगली खबर आ रही है दोस्तों एप्पल और उसके सप्लायर से। तो दोस्तों कुछ दिन पहले, अराउंड हफ्ते भर पहले मैंने एक न्यूज कवर की थी। मैंने आपको कहा था कि 3 सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो एप्पल के हैं, जिसमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनीज है, इन्होंने इंडिया में $900 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉमिस किया था और उन्होंने अपने काम भी शुरू कर दिए थे अलग अलग स्टेट्स में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों इसी में कल एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया कि गवर्नमेंट ने 16 और कंपनी, जिसके अंदर ये 3 भी इंक्लूडेड है, यानी टोटल 13 ऐसी और कंपनीज, इन 3 कंपनीज को छोड़ के, जिनके साथ में मिलकर इंडिया में $6.65 बिलियन के अलग अलग फैसिलिटीज बनाने के लिए सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी होती है जिसके अंदर इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन चल रहे, जैसे एप्पल हो गई, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंड करती है अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये जो 16 ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इसके अंदर एप्पल के साथ साथ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उनके अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने वाले, अलग अलग पार्ट्स बनाने वाले सारे कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल है। तो दोस्तों आप ऐसा कह सकते हो कि जो पूरा इकोसिस्टम नेसेसरी है एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने के लिए और उन्हें सक्सेसफुली बाद में एक्सपोर्ट करने के लिए भी, वो पूरी तरीके से अभी इंडिया में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सिर्फ नाम के लिए आज इंडिया में जो कुछ प्लांट्स ऐसे मौजूद है जो पूरे के पूरे पार्ट्स चाइना से मंगवा के इंडिया में किसी छोटी फैक्ट्री में असेंबल कर देते हैं, ये उस तरीके का अप्रोच बिल्कुल नहीं है। और इंडिया में बड़े पैमाने पर आपको एप्पल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में नजर आएगी, ये इस $6.65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से नजर आ रहा है। तो दोस्तों अप्रूवल भी बहुत तेजी से मिल रहा है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हमें बड़ी स्केल पर ऑपरेशन होते हुए भी नजर आएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ती है दोस्तों, जो आ रही है इंडिया जापान रिलेशनशिप के साथ। तो दोस्तों कुछ दिन पहले रिलायंस ने अनाउंस किया था कि वो 5G नेटवर्क्स रोल आउट करने के लिए 2021 तक तैयार होंगे और उनके पास में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके कारण दोस्तों अभी फिलहाल रिलायंस जियो एक ही ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है 5G नेटवर्क्स लॉन्च करने की। साथ साथ जापानीज कंपनीज के पास में भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है 5G नेटवर्क्स को रोल आउट करने के लिए। तो दोस्तों इंडिया के पास में स्केल है, जापान के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर एक और ऐसी चीज है जो हुआवे चाइनीज कंपनी है, उसे देश और दुनिया भर में कई जगहों पर बैन या रिस्ट्रिक्ट किया गया है पब्लिक यूज के लिए सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो दोस्तों इसी के चलते इंडिया और जापान के बीच में कल एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी और यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों कंट्रीज में और बाकी दुनिया से जहां पर ऑर्डर्स आते हैं वहां पर 5G नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के पास में अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ में दुनिया भर में जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स होंगे उसके अंदर अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट और टैलेंट यूज करने के लिए। और इसके कारण एक और इंडिकेशन ऐसा मिला है कि जो टोक्यो में ओलंपिक्स इस साल पोस्टपोन हुए थे, जो प्रोबेबली अगले साल होंगे, वहां पर का जो 5G नेटवर्क होगा वो रिलायंस के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है दो कंट्रीज के बीच में। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है मुंबई से। तो दोस्तों मुंबई मोनोरेल एक बहुत अजीब प्रोजेक्ट है जो एक बहुत हद तक फेलियर भी माना जाता है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर मोनोरेल का फेज 1 फेल हुआ था, लेकिन मोनोरेल को अभी भी सक्सेसफुल हो सकता है ऐसा माना जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के कारण ये नहीं चल रहा था। तो दोस्तों मुंबई की मोनोरेल बॉडी ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी सर्विसेज जल्द शुरू करेंगे लॉकडाउन के बाद में। साथ साथ इन्होंने 10 नए रेक्स के लिए ऑर्डर दिया था ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सके और लोग ज्यादा से ज्यादा मोनोरेल को यूज करें। तो इसी के अंदर कुछ महीनों पहले हुआ था कि चाइनीज कंपनीज ने बिड किया था मुंबई में मोनोरेल सप्लाई करने के लिए और इसी कारण टेंडर को ही कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज के हिसाब से नए टेंडर्स निकाले जा रहे थे। तो अभी हुआ है कि इंडिया में मोर देन 10 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया में ही मोनोरेल के रेक्स बनाने के लिए। इसके अंदर दोस्तों टीटागढ़, BHEL, BEML जैसे फैक्ट्री शामिल है और पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के कारण इन्हीं में से कोई एक ऐसी कंपनी होगी जिसको मुंबई में 10 मोनोरेल रेक्स सप्लाई करने के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से, जिन्होंने कल एक छोटे प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के टाइम पे ये अनाउंस किया है कि वो सोच रहे हैं पुदुचेरी, चेन्नई, कारिकल और कन्याकुमारी के बीच में एक सी प्लेन सर्विस लॉन्च करने के लिए। दोस्तों वैसे अहमदाबाद में एक सी प्लेन सर्विस लॉन्च होने वाली है और इसके बाद में ये साउथ इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस बन सकती है। तो दोस्तों ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इसके बारे में सरकार अभी सोच रही है और अगर फिजिबिलिटी वगैरह सब सही रहता है तो इसका इंप्लीमेंटेशन भी किया जाएगा और इन सारे शहरों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बढ़ते दोस्तों की खबर की तरफ जो आ रही है NHAI के एक रिकॉर्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों इस साल हमारे देश ने लॉकडाउन के चलते हुए भी पिछले साल जितने रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किए जनवरी से लेकर जून के बीच में, उसके कंपैरिजन में इस साल हमने 60% ज्यादा रोड्स बनाने के टेंडर्स पास कर दिए और सिविल वर्क उनका शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों इस साल टोटल 1330 किलोमीटर रोड्स के लिए NHAI ने
काम शुरू कर दिया है, जबकि पिछले साल इसी समय पर 828 किलोमीटर के रोड्स का काम शुरू किया गया था। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हो कि कोविड की चलती हुई भी NHAI ने खुद को आउट परफॉर्म किया है और बहुत ज्यादा तेजी से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करते जा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत ही एक्साइटिंग इसमें न्यूज़ थी। स्पेशली जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो ये थी कि एप्पल की इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या है कि एप्पल की इन्वेस्टमेंट का की पॉइंट ये है कि इंडिया की इकॉनमी की हेल्प होगी बहुत ज़बरदस्त, और यही तरीका था जिससे चाइना जो है इंडिया से आगे बढ़ा था। जैसे कह रहे हैं कि जब इंडिया और चाइना इंडिपेंडेंट हुए थे तकरीबन 1-2 साल के आसपास ही पूरे इंडिपेंडेंस मिला था, मगर आज अगर देखते हैं तो चाइना जो है कैसे आगे बढ़ गया इंडिया से। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने बहुत पहले से फॉरेन कंपनीज को इनविटेशन दिया था कि आइए आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए, और उससे वो खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते चले गए, अपने मैन पावर इंप्रूव करते चले गए, और आज आप देख ही रहे हैं कि चाइना का GDP काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन जो है एक उनका सप्लायर कह लीजिए, जो सब कुछ बनाता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, और वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन जो है मेरे ख्याल से जब मैं एक समय में सिंगापुर में था तब फॉक्सकॉन शायद सिंगापुर मलेशिया में भी था। और बहुत अच्छी बात है कि ये इतनी मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में आ जाएगी। और इससे क्या होगा कि पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी इंडियन वर्कफोर्स जाएगी, वो देखेगी किस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इतने मैस स्केल पे। आपकी खुद की एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इंडिया का शिपिंग लाइंस इंप्रूव होंगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, टेलीकॉम इंप्रूव होगा, सब कुछ डिजिटल होता है आज तो। बहुत सारा मतलब आप देख सकते हैं कि तेज़ी से प्रोग्रेस होगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। दूसरी जो बात थी जियो इन जापान, उसका रीज़न प्राइमरी ये है कि आपको न्यूज़ में पता ही होगा कि हुआवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मोस्टली कंट्रीज़ ने हुआवे को मना कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। US ने ये स्टार्ट किया था अपना ऑब्जेक्शन और काफ़ी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा कहना था कि हुआवे जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो सिक्योर नहीं है। आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक्सेसिबल है, तो इसकी वजह से हुआवे को काफ़ी कंट्रीज़ ने बोला था कि आप नहीं कर सकते। और अब अच्छी बात है कि जियो जा रहा है और हेल्प आउट करेगा 5G नेटवर्क के लिए जापान में। इसका मतलब ये है कि अगर जियो वहाँ जाता है जापान में, 5G का नेटवर्क शुरू करता है, तो बहुत जल्दी इंडिया में भी आएगा। और अभी US में भी 5G आना शुरू हो गया। आपको दिख रहा है कि जो जितने भी हार्डवेयर हैं, फोन्स हैं, वो 5G सपोर्ट करते हैं। कुछ US में AT&T के नेटवर्क में 5G लिखा आता है। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि स्पीड उतनी फास्ट है, मगर आपको 5G ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। और फिर यही होता है कि अगर 5G लिखा आ रहा है तो कुछ समय में स्पीड्स भी 5G की हो जाएंगे। 5G की अगर स्पीड हो गई तो फिर आप सोच सकते हैं कि लैंडलाइन वाले इंटरनेट कनेक्शंस मोस्टली ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप सब्सक्राइब करेंगे इन्हीं सेल बेस्ड सर्विसेज को। आपके पास छोटी छोटी बॉक्सेस होते हैं, आप छोटे से बॉक्स वाईफाई एनेबल्ड खरीदेंगे, वही आपको हॉटस्पॉट बना के देंगे। पूरे घर में आपके जो है हॉटस्पॉट होगा और वो बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करेगा कि आपको लगेगा जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं 10-10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आजकल हो ही रही है, बहुत कुछ काम रिमोट हो रहा है, तो उसमें बड़ी आसानी होगी। और जो अगली न्यूज़ थी उससे बहुत दिल खुश हुआ, वो इसरो की जो स्पेस शटल है, जो RLV बोल रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब आप जानते ही हैं कि जो रॉकेट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका सारा माल जो है खराब हो जाता है। इन द सेंस कि आपने रॉकेट फायर किया, वो गया स्पेस में गया, उसने लॉन्च कर दिए जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने थे, और जो रॉकेट बूस्टर्स थे कई तो गिर जाते हैं सी में एज अ पार्ट ऑफ द
गोइंग अप इन द स्काई, मतलब ऊपर जा रहे हैं स्काई में। पहला पार्ट जो है बर्न अप होके आप गियर देते हैं कि वेट कम हो जाए, अल्टीमेटली सब चीजें खत्म हो जाती हैं, बीच में जो लास्ट में गिरता है वो छोटे मोटे रॉकेट्स गिर जाते हैं। बट यूएस ने बहुत समय से इस टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया था, इन द सेंस कि आप एयरप्लेन के शेप में फायर होगा, स्पेस में लेके जाएगा और सारा का सारा यूनिट वापस एक ही तरीके से आएगा। अब वापस अगर यूनिट आता है इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर में दोबारा लॉन्च कर सकते हैं, उसी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी कुछ लाइफ होगी, 5-6 साल जितनी भी लाइफ होती है, तो उससे आपका पैसा बच जाता है। क्योंकि आप जो भी लॉन्च करते हैं इवेंचुअली वो अपना काम करके वहां से सैटेलाइट लॉन्च करेगा और पूरी की पूरी लॉन्च व्हीकल वापस आ जाता है, लैंड करता है वो जैसे कोई एयरप्लेन लॉन्च करता है। तो ये कह लीजिए कि एयरप्लेन ऐसा आ गया जो स्पेस में जा सकता है। और तो वो काफी बहुत ही बढ़िया न्यूज थी। जो अगली न्यूज थी वो थी मोनोरेल के बारे में। तो यूएस में अगर आप कभी जाते हैं मान लीजिए डिज्नी में, तो अब डिज्नी में आपको मोनोरेल्स दिखेंगे, मतलब एक डिज्नी के पार्क से दूसरे डिज्नी के पार्क में जाने के लिए मोनोरेल है। अब मोनोरेल में फायदा ये होता है कि आपको मतलब ब्रिज पूरा नहीं बनाना। आप ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज के अंदर सिर्फ 2 ट्रैक जा रहे होते हैं, एक मोनोरेल का जाने का, एक मोनोरेल का वापस आने का। और इन्होंने भी अपनी वीडियो में दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ब्रिज नहीं है। ब्रिज नहीं है, सिर्फ 2 आप कह लीजिए बीम्स सॉर्ट ऑफ, प्लेटफॉर्म्स सॉर्ट ऑफ जा रहे हैं, उसके ऊपर मोनोरेल चलती है। मोनोरेल तकरीबन जो मैंने विटनेस की है वो स्पीड में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, तो क्योंकि वो मोनोरेल है वो ज्यादा फास्ट मैंने नहीं देखी। हाँ ठीक है, मतलब इतनी स्लो भी नहीं होती, मगर आप कह सकते हैं, मेरे को जहां तक मालूम है आप बुलेट ट्रेन नहीं बना सकते मोनोरेल पे। मगर मोनोरेल की काफी एडवांटेजेस हैं कि उसमें एक ही ट्रैक है और जो देखने में सुंदर हैं, चलने में सुंदर हैं, उनमें जहां पे फील है वो शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं, मगर काफी मतलब इतनी आप कंपेयर नहीं कर सकते जो जिन रेल्स में 2 ट्रैक्स होते हैं, मगर इट इज इक्वली गुड। थोड़ी मुझे फील डिफरेंट लगी थी, पहली बार गया था, फिर मुझे लगा इतनी बुरी नहीं है, काफी स्मूथ राइड है। और डिज्नी के जो पार्क्स होते हैं वो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर तक होते हैं, तो आप बैठेंगे तो आपको कोई 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। कई बार अगर आप मेन सेंटर में जाते हैं तो आप 15 मिनट लग जाते हैं। मेन सेंटर का मतलब ये, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी बॉम्बे के पार्क की, कि जिसमें कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले आप एक जगह, हर इंसान जो है अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में आता है और एक बहुत बड़े पार्किंग एरिया में पार्क करता है, और वहां पार्क करने के बाद फिर आप जब एंटर कर जाते हैं उस पार्किंग के बाद जब आप एंटर करते हैं पार्क को, तो एक पार्क से दूसरे पार्क में जाने के लिए या एक पार्क से किसी दूर की राइड में जाने के लिए इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। अब डिज्नी यूज करती है अपनी ट्रेन, क्योंकि उनके काफी सारे पार्क हैं, तो वो एक पार्क से दूसरे पार्क में ट्रेन यूज करती हैं। और यहाँ पे बोरीवली में जैसे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से बोरीवली था बॉम्बे में, मुंबई में, वहां पे जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है विद इन द पार्क, तो आप इलेक्ट्रिक बसेस यूज करिए और जाइए। और ये काफी अच्छा है क्योंकि आपको थोड़ा ईज हो जाता है। और मेरे ख्याल से सेम फिलॉसफी एयरपोर्ट्स में भी, मॉडर्न एयरपोर्ट्स में भी हो रही है कि आप जो है पहले एयरपोर्ट की एक मेन पार्किंग में अपनी कार जो है पार्क कर देते हैं, या अगर आप मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको छोड़ देगा। उसके बाद इंटरनल एयरपोर्ट का नेटवर्क होता है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे लेके जाता है। और इस तरीके की ट्रेन होती है कि अगर आप मान लीजिए एक लूप बनाई होती है, एक सर्कल बनाया होता है, तो अगर मान लीजिए आप जाते हैं और आपका मिस हो जाए स्टेशन, तो कोई बात नहीं है, बैठे रहिए, इवेंचुअली आपका स्टेशन दोबारा लूप में आएगा। तो इस तरीके से आसानी की होती है कि एक बार आप ट्रेन में बैठ गए, इंटरनली जो टर्मिनल्स में जा रही है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली वो टर्न कर कुरा के दोबारा वही चक्कर काटती रहेगी। तो काफी अच्छी न्यूज थी और
काफ़ी तेज़ी से मतलब देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इतने बड़े बड़े मतलब एप्पल अपना इतना बड़ा बना रही है। और एक और मुझे उसे याद आया कि जो फ्लिपकार्ट की बात थी कि फ्लिपकार्ट का जो सेंटर बन रहा है, फुलफिलमेंट सेंटर आप कह सकते हैं, वो बन रहा है, जिसके लिए बहुत सारी लैंड दी गई है। वो भी बहुत ही अमेजिंग बात है कि डिफरेंट नॉर्मली क्या होता है, ऐसे सेंटर जो है हर सिटी के आसपास बनते हैं, हर मेजर सिटी के पास एक फुलफिलमेंट सेंटर होगा। जैसे यहाँ पे अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर है, वहाँ पे मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट और का कोलैबोरेशन शायद वॉलमार्ट से है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट नेट रिजल्ट ये है कि जैसे आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं यूएस में, तो कई बार आपको लगता है कि शिप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फुलफिलमेंट सेंटर जो है कई बार जो है आपकी सिटी में ही होता है। अगर आप बड़ी सिटी में है तो सुबह ही आता है कि शिप हो गया और आपके पास आ गया। तो ये ग्रेट बात है कि क्योंकि फुलफिलमेंट सेंटर्स अगर आसपास हैं और ह्यूज फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, बहुत सारा सामान जो है वहीं पड़ा होता है, ऑर्डर करिए। और अगर आपके पास मान लीजिए अमेजॉन प्राइम है, तो आप ऑर्डर करते हैं और आपको बेसिकली अगले दिन भी आपका सामान आ सकता है। उससे क्या होता है कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। आप बोलेंगे यार मेरे को जाना है दुकानों में, खरीद के लाना है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ और कल सुबह आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।